नेपाल में मुझे अपने महकमे का खत मिल चुका था। मुझे जो मिशन सौंपा गया था उसके मुतालिक मुख्तसरन अर्ज करता हूँ। भारत ने अपने तरबियत याफ्ता एजेंट महाजरों के भेस में नेपाल भेज दिए थे, जिनमें से कई पाकिस्तान पहुंचकर तकरीबाना कार्रवाइयां कर रहे थे। मुझे नेपाल में इन भारतीय एजेंटों का पता चलाना और गैर महसूस तरीके से उन्हें एम्बेसी के जरिए जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेजना और उनके तफसीली कवायफ पाकिस्तान बजरिया डाक या इमरजेंसी की सूरत में ट्रांसमिट करवाने थे। खत में लिखा था कि ट्रांसमीटर ऑपरेटर जो कोड और डी कोड भी करता है हमारे ही महकमे का आदमी है। मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ और अपने पैगामात भी भिजवा सकता हूँ। इस बात की एम्बेसी के किसी दूसरे मुलाजिम को खबर न होने पाए। मिशन का दूसरा हिस्सा ये था कि मशरकी पाकिस्तान से आने वाले महाजरीन की बहुत कम तादाद सीधी नेपाल आई थी। तकरीबन 90% महाजिर भारत में अपने अजीजो अकारिब के पास महीनों बल्कि बरसों कयाम करके नेपाल आए थे। भारत में उनके कयाम के दौरान उनके मेजबानों के हिंदू हमसायों या दीगर जराए से सीबीआई वालों को उनकी भारत आमद की इत्तला मिल जाती थी। लिहाजा सीबीआई और पुलिस वाले उनके घर जा धमकते और मेजबानों को उन्हें पनाह देने और मेहमानों को सफरी दस्तावेजात के बगैर भारत में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता। बिलाखिर फैसला ये होता था कि भारतीय मेजबान ये जुर्म लिख कर कबूल करें कि उन्होंने दुश्मन मुल्क के शहरियों को बगैर सफरी दस्तावेजात के जानते बूझते गैर कानूनी पनाह दी है, और मेहमानों को इस बात पर मजबूर किया जाता था कि वो पाकिस्तान पहुंचकर भारत को मतलूबा इत्तलात अपने मेजबानों के तवस्सुत से पहुंचाएं या पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों को ड्रॉप के जरिए मतलूबा मालूमात दें। बसूरत दीगर मेजबानों के तहरीर शुदा इकबाल जुर्म के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने वाले महाजरों की खासी बड़ी तादाद बअमर मजबूरी ये कबीह फेल कर रही थी। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग तलाश बिस्यार के बाद पकड़े गए थे। मेरे जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई कि महाजरों में घुल मिलकर ऐसे लोगों का पता चलाऊं जो इंडिया के प्लांटेड थे और एम्बेसी के जरिए उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान भिजवाऊं। नेपाल में तो हुकूमत पाकिस्तान का बस न चलता था, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर ऐसे प्लांटेड महाजरों के इस्तकबाल के लिए मेरे महकमे के अफराद मौजूद होंगे। मैंने इस खत को अपने सूटकेस में संभाल कर रख लिया ताकि अगर सफीर साहब ताउन से इनकार करें तो उन्हें खत का यह हिस्सा दिखा सकूं। अगले रोज मैं फिर सिफारत खाने गया, लेकिन इमारत के अंदर जाने की बजाय लॉन में मौजूद सैकड़ों महाजरों के दरमियान ही घूमता रहा। गुज़िश्ता रोज गार्ड की मुरम्मत का चर्चा हर एक की जबान पर था। उनमें से बेशतर का ख्याल था कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारत खाने की धांधलियों की इंक्वायरी के लिए भेजा है। मैंने उन्हें दोबारा समझाया कि मैं भी उनकी तरह एक महाजिर हूँ। मैंने उनमें से चंद पढ़े लिखे लोगों को चुना और उन्हें कहा कि वो मुझे शाम 5 बजे अन्नपूर्णा होटल में मिलें ताकि हम बाहम सलाह मशवरा करके बेहतरी की कोई तदबीर करते हैं। शाम 5 बजे मैं लॉबी में आया तो उन लोगों के अलावा 30-40 महाजिर होटल के वसी लॉन में खड़े थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बावजूद हजार मना करने के ये सब आपसे मिलने चले आए हैं। सर्दी से ठिठुरते मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस इन महाजिरों को होटल की इंतजामिया लॉबी में भी दाखिल न होने देती थी। निस्बतन बेहतर लिबास में लॉबी में बैठे महाजिरों से मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसा होटल या रेस्टोरेंट है जहां हम सब चाय पी सकें। उन्होंने बताया कि एक सिख का शेर पंजाब नामी रेस्टोरेंट है, वहाँ जगह भी काफी है और मालिक महाजर दोस्त भी है। मैंने उन्हें कहा कि वो इन सब को अपने साथ लेकर वहाँ चलें, मैं भी उनके पीछे ही वहाँ पहुँचता हूँ। वो सब शेर पंजाब होटल को चले और थोड़ी देर बाद मैंने भी रिक्शा पकड़ लिया और उधर की राह ली। हम तकरीबन साथ ही उस रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट का मालिक खुद ही गद्दी पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और पंजाबी में कहा कि मेरे इन मेहमानों को चाय और केक रस दें। मुझे पंजाबी बोलते देखकर वो गद्दी से उठकर नीचे आया और बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे गले लगाते हुए बोला, बल्ले बल्ले जी, अज ते शेर पंजाब च पंजाब दा शेर आया होया है। मैं समझा सरदार जी की ये बेतकल्लुफी सिर्फ पंजाबी जबान बोलने की वजह से थी। वो गालिबन अपनी मादरी जबान बोलने और सुनने को तरसा हुआ था, वरना उसे मेरी असलियत का कैसे इल्म हो सकता था। मेरे चाय के ऑर्डर देने पर उसने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़कों को सारे टेबल और कुर्सियां साफ करने और मेहमानों को चाय और केक रस पेश करने का हुक्म दिया। मैंने उसे बताया कि मैं पाकिस्तानी मुस्लिम और साबिका मशरकी पाकिस्तान से जान बचाकर और भारत में कई बरस छुपता छुपाता आखिरकार यहाँ पहुंचा हूँ। सरदार जी मुस्कुराते हुए मेरी बात सुनते रहे। मैं खामोश हुआ तो बोले, बादशाह साडे कोलों असली गल ना छुपाओ, सानू सब पता है तुसी कौन हो। मैं 6 महीने जलिंदर रह के हुणी वापस आया ते वो अखबार भी नाल ले आया जिस च तुहाडी फोटो छपी है।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैंने सरदार जी को कहा, वाहिगुरु दे वास्ते चुप करो ते हौले बोलो, मैं हुण भी दुश्मना विच फंसिया होया। सरदार जी खुशी से बेहाल हो रहे थे। कहने लगे कि तुम्हारा राज सिर्फ मुझ तक ही रहेगा और मेरी कृपान तुम्हारे दुश्मनों का सर उतार देगी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि सरदार जी जज्बात से बेकाबू होकर वहीं अपनी कृपान निकाल कर हवा में लहराने लग जाएंगे। मैंने उन्हें समझा बुझा कर गद्दी पर बैठने को कहा तो वो कहने लगे कि पहले मेरे साथ किचन में चलो। मैं मजबूरन उनके साथ हो लिया। किचन में उन्होंने जिंदा मुर्गों के डरबे से एक मुर्गा निकाला और छुरी मेरे हाथ में देते हुए कहा कि इसे ज़िबाह करो। मैंने मुर्ग ज़िबाह किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं इसे आपके लिए रोस्ट करूंगा। सारे नेपाल में मुसलमानों के तरीके से ज़िबाह जानवर का गोश्त नहीं मिलता, इसे आप यहाँ खाएं और हमरा ले जाएं, ये आपकी मर्जी। सरदार जी की वालेहाना और पुरखुलूस दावत को मैं ठुकरा न सका और अपने मेहमान महाजरों के साथ बैठकर चाय पीने लगा। मैंने जिन महाजरों को अन्नपूर्णा होटल में बुलाया था उन्होंने बताया कि वहाँ उनके हमरा आए हुए बहुत से ऐसे महाजर भी हैं जिन्हें इस शदीद मौसम में कई रोज से चाय का एक प्याला तक नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से उन्हें यूएनओ महाजर फंड से फी कुंबा सिर्फ 30 रुपए माहवार अलाउंस मिलता है। अफराद खाना 2 हो या 10, अलाउंस की रकम सिर्फ 30 रुपए ही मिलती है। नेपाल के हुक्मरान शाह बरिंदर ने अपनी सालगिरह पर जो 20,000 कंबल महाजरों में तकसीम के लिए एम्बेसी को दिए थे वो महाजरों में तकसीम करने की बजाय बाजार में बेच दिए गए। यूएनओ से भी जो दूध के डब्बे, कपड़े और अद्वियात भेजी जाती हैं वो सीधी बाजार में पहुंच जाती हैं। उनकी बातों पर यकीन न करते हुए अगले 2-3 रोज मैंने उनके हमरा खुद बाजार जाकर इन इल्जामात की तस्दीक की। उन्होंने 100% दुरुस्त कहा था। ये उस हुकूमत के नुमाइंदों का कारनामा था जो पाकिस्तान को दो लख्त करने की जिम्मेदार थी और रोटी कपड़ा और मकान के इंतखाबी नारे के बायस कायम हुई थी। चाय पीने के बाद मैंने रेस्टोरेंट में मौजूद सब महाजरों को इकट्ठा किया, उन्हें दिलासा दिया और सबको 1-1 100 रुपया देकर कहा कि उनकी मुश्किल के दिन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। मैं भी उन्हीं की तरह एक महाजिर हूँ और अपने साथ जो थोड़ी बहुत रकम लाने में कामयाब हुआ हूँ उसे उनकी जायज और अशद जरूरियात पर खर्च करने में दरेग न करूंगा। चूंकि मैं हर एक से जाती तौर पर मिल नहीं सकता था और ना ही उनकी जरूरियात का मुझे इल्म है, इसलिए वो 10 मुखलिस और बेलौस ऐसे नुमाइंदे चुन लें जिन पर सबको भरोसा हो और वो नुमाइंदे मुझसे हर रोज शाम 5 से 6 के दौरान मेरे होटल में राब्ता करें। मैं उनकी मुश्किलात का मदावा करने की इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मेरी दी हुई मामूली रकम पाकर उनके पशमुर्दा चेहरों पर खुशी, इत्मीनान और उम्मीद की जो रौनक पैदा हुई थी और मुझे जो इत्मीनान क़ल्ब मिला था उस पर दुनिया भर के खजाने भी हेज थे। इन बातों को बताने का मकसद वल्लाह मुझे अपनी बड़ाई जताना नहीं बल्कि उन बेकस और बेबस महाजिरों की हालत ज़ार बयान करना मकसूद है। आप सब सुनने वाले साहिब दिल हैं। सिर्फ एक छोटा सा वाकया पेश खिदमत है। इसे सुनकर मेरे दिल की जो हालत हुई सो हुई। आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी भर आ जाएंगी। फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने दौरे इख्तदार में नेपाल का सरकारी दौरा किया था। इस दौरे की याद में नेपाली हुकूमत ने काठमांडू के सबसे बड़े बाग रत्ना पार्क का नाम अयूब पार्क रखा। ये हमारे लिए बाइस सद फख्र था कि काठमांडू में सबसे बड़ा पार्क हमारे साबिक सरबराह मुमलिकत के नाम से मंसूब है। ये अयूब खान की नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इज्जत अफजाई थी। काठमांडू पहुंचने के चंद रोज बाद मेरी इन गुनाहगार आंखों ने उसी अयूब पार्क में नौखेज पाकिस्तानी महाजिर लड़कियों को सिर्फ 5 रुपए और खाने के इवज जिस्म फरोशी पर मजबूर होते देखा। उस वक्त और उसके बाद नेपाल में क़याम के दौरान मैंने ये जिल्लत और रुसवाई दोबारा न होने दी। लेकिन नेपाल से मेरी वापसी के बाद अयूब पार्क भी वहीं था, बेकस व बेबस महाजिर भी वहीं थे और बेहिस सिफारती नुमाइंदे भी वहीं थे। मुझे जो रकम हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने दी थी उसका बेहतरीन मसरफ मेरी नजर में इन जरूरतमंदों की मदद थी, लेकिन उनकी तादाद और जरूरियात के मुकाबले में वो रकम बहुत कम थी। मैंने उसी रात हाजी मस्तान से फोन पर राब्ता किया और उसे इन महाजरों की हालत ज़ार बताकर कहा कि अगर वो और यूसुफ पटेल इनकी मदद करने के ख्वाह हो तो वो दोनों खुद आकर या अपने नुमाइंदे भेजकर उनकी माली इमदाद करें। हाजी मस्तान ने पहले तो मुझसे बखैरियत काठमांडू पहुंचकर इत्तला न देने का शिकवा किया और फिर कहा कि मैं यूसुफ पटेल से बात करके उसे इस कार खैर में शरीक होने का कहूंगा। वो शामिल हो गया तो बहुत बेहतर, वरना परसों मेरा आदमी 30 लाख रुपए आपको होटल में पहुंचा देगा। उसके दिए हुए दिन और वक्त के मुताबिक बजरिया जहाज हाजी मस्तान का एक आदमी जिसने मुझे बंबई में बखूबी देखा हुआ था मेरे होटल आया और 50 लाख रुपए मुझे देते हुए कहा कि 30 लाख हाजी मस्तान ने और 20 लाख यूसुफ पटेल ने भेजे हैं। वो जल्दी में था क्योंकि उसे उसी जहाज से वापस बंबई जाना था। उन दोनों के खुतूत भी जिनमें और बातों के अलावा ये तहरीर था कि अगर मजीद जरूरत हो तो फोन कर दें। उसने मुझे ये भी कहा कि हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल मुझे 11 बजे रात के लगभग फोन करेंगे। रात को उन दोनों की मुझसे फोन पर बात हुई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मजीद
इमदादी रकम भेजने का भी वादा किया। अब मेरे पास इतनी रकम थी कि मैं खुले हाथ से इमदादी काम शुरू कर सकता था और महाजरीन से अपने मिशन के लिए मालूमात भी आसानी से हासिल कर सकता था। आइंदा 2-3 दिन जरूरतमंद महाजरों की फहरिस्तें तैयार करने में लग गए। इन फहरिस्तों में काठमांडू में मुकीम सब महाजरों के नाम दर्ज नहीं थे। मुझे बताया गया कि 200 से जायद ऐसे महाजर कुंबे हैं जो फारिगुल बाल हैं। मैंने कहा कि मुझे उन महाजरों के महल्लेदारों या कम से कम उसी शहर के रहने वालों और जहाँ पर उनसे ज्यादा रब्त ज़ब्त रखने वालों से मिलना है। फहरिस्तें बनाने वालों ने मुझे कहा कि 2-3 रोज में वो मुझे इन मतलूबा लोगों से मिला देंगे। अगले रोज मैं सिफारत खाने गया। वहाँ मेन गेट के दोनों अतराफ मेरी हिदायत पर फहरिस्त बनाने वाले महाजरों ने 2 बड़े कार्ड बोर्ड्स पर जली हुरूफ में ये लिख कर लटका दिया था कि माली इमदाद, अद्वियात और कपड़ों के जरूरतमंद फहरिस्त में अपना नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करवाएं। तस्दीक के फौरी बाद उनकी जरूरियात पूरी कर दी जाएंगी। फहरिस्त में धड़ाधड़ नाम दर्ज हो रहे थे। मेरे मना करने के बावजूद फहरिस्त तैयार करने वालों ने मुझे उठकर सलाम किया। मैं एम्बेसी में दाखिल हुआ तो मुझसे मार खाए हुए गार्ड समेत सब गार्ड्स ने मुझे सैल्यूट किया। सफीर के पीए के पास गया तो उसने उठकर खैर मकदम किया और सफीर को मेरी आमद की इत्तला दी। सफीर ने मुझे फौरी बुलवा लिया। उनके पास फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी बैठे हुए थे। सफीर ने उनसे मेरा बहैसियत महाजर तारुफ करवाया। ये महज मुझे दिखाने के लिए था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि गार्ड को मारने वाले रोज ही सफीर ने उन्हें मेरी असलियत बता दी थी। सफीर तो खामोश बैठा रहा, लेकिन सेकंड सेक्रेटरी जिसका असल ओहदा मैं बवजूह नहीं बता सकता, वो बोला, ये क्या तमाशा हो रहा है? उस रोज तुमने गार्ड को मारा और आज महाजरों को इमदाद देने का ऐलान किया जा रहा है। ये एम्बेसी के कामों में सरीहन दखल अंदाजी है। मैंने जवाब दिया कि गार्ड को तो मैंने उसकी बदतमीजी पर मारा है और जो भी बदतमीजी करेगा उसका बिला तखसीस बुरा हशर करूंगा। जहां तक महाजरों की इमदाद का सवाल है तो इमदाद देने वाले का नाम कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन दर हकीकत चंद मुखय्यर लोग मेरी वसातत से ये इमदाद कर रहे हैं। सेकंड सेक्रेटरी बोला, वो मुखय्यर लोग एम्बेसी की मार्फत इमदाद क्यों नहीं देते? मैंने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब उनसे ही पूछो तो बेहतर है। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक एम्बेसी को महाजरों के लिए पहुंचने वाली इमदाद सीधी काठमांडू के बाजारों में पहुंच जाती है। मेरी ये बात सुनते ही फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी इस इल्जाम की पुरजोर तरदीद करने लगे। उनकी आवाज में कभी कभी सफीर की आवाज भी शामिल हो जाती। जब वो जरा खामोश हुए तो मैंने तीनों को मुखातिब करते हुए कहा कि अब तक एम्बेसी में जो भी धांधलियां हुई हैं, मैंने उनके ठोस सबूत हासिल कर लिए हैं। सेकंड सेक्रेटरी, जो ज्यादा ही जोशीला दिखाई देता था, कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ बैठे हो और मैं कौन हूँ? मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने यानी पाकिस्तान की सरजमीन में बैठा हूँ। तुम जिस महकमे से सिफारिशों के जरिए सिफारत खाने में आए हो उसे भी बखूबी जानता हूँ और जहाँ पर तुम्हारे जो जाती करतूत हैं उनसे भी बखूबी वाकिफ हूँ और इन सब की रिपोर्ट अपनी पहली डाक में पाकिस्तान भिजवाऊंगा और तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। ये कहकर मैं उठा और दरवाजे को इतने जोर से बंद किया कि अंदर बैठे तीनों कुर्सियों से उछल पड़े होंगे। मैं ये वाकयात इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ज़हनी तौर पर मेरे हम कदम रहें और ये महसूस कर सकें कि अगर भारत में मुझे मुतासिब और मेरे वतन दुश्मन हिंदुओं से नबरदाजमा होना पड़ा था तो नेपाल में भी मेरा वास्ता उनसे पड़ा जो अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे थे। उन्हें न पाकिस्तान की इज्जत व वकार से कोई दिलचस्पी थी और न ही बेकस महाजिरों से कोई सरोकार। वो तो उन करगसों जैसे थे जो नीम मुर्दा जिस्मों को भी भंबोड़ देते हैं। मेरे तल्ख रवैये और एम्बेसडर की सियासत के बायस या किसी नामालूम वजह से ये दोनों सेक्रेटरी शाम को मेरे होटल पहुंच गए। लॉबी में मुझे मिलने के लिए चंद महाजिर भी बैठे थे। मैंने महाजिरों को पहले अटेंड किया और करीबन 1 घंटा उनके हमरा रहा। इस दौरान दोनों सेक्रेटरी बार बार अपनी घड़ियां और मुझे महाजिरों से महवे गुफ्तगू देखते रहे। मैंने उनके लिए कॉफी भिजवा दी थी। महाजिरों से फारिग होकर मैं उनके पास आया तो दोनों उठकर मुझे मिले और बगैर वक्त लिए आने की माजरत चाही। किस्सा मुख्तसर, उनके आने की वजह दिन को सफीर के कमरे में होने वाली तल्ख गुफ्तगू को भुला देने और आइंदा मेरे साथ पूरे ताउन का वादा था। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है मैंने ना तो उनके दुरुस्त रवैये को कोई अहमियत दी है और ना ही उसका कोई असर लिया है। जहाँ तक महाजिरों के लिए आने वाले सामान की खुर्द बुर्द और बाजार में फरोख्तगी का सवाल है तो उसके मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मैंने बहरहाल अपनी डाक में भेजनी है। सामान की फरोख्तगी और महाजिरों में तकसीम न होने के सबूत मेरे पास हैं। अगर आप फौरी तफ्तीश करके खुर्द बुर्द करने वालों के नाम और अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुझे दे दें तो वो भी मैं अपनी डाक में भेज दूंगा। 2 रोज बाद उन दोनों ने मुझे अपनी तहकीकाती
की रिपोर्ट और 2 गार्ड्स और चौकीदार के नाम दिए जो उनकी तफ्तीश के मुताबिक सामान बेचने और खुर्द बुर्द के जिम्मेदार थे। मैंने अपनी तफसीली रिपोर्ट पूरे 1000 महाजिरों के दस्तखतों और रजिस्ट्रेशन नंबरों के साथ भेजी। साथ ही दोनों सेक्रेटरियों की रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स में लिखा कि अगर सिर्फ गार्ड्स और चौकीदार ही चोरी में मुलव्विस थे तो आज से पहले सामान की गुमशुदगी और चोरी की तफ्तीश क्यों न की गई। यूएनओ के खटमंडू के दफ्तर से पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामान वसूल करने की रसीद की कॉपी भी मैंने अपनी रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दी थी। मैंने अपने कमेंट्स के आखिर में लिखा कि एक बच्चा भी इस नतीजे पर आसानी से पहुंच सकता है कि खुर्द बुर्द में गार्ड्स और चौकीदार नहीं बल्कि ऊपर वाले मुलव्विस हैं। बहरहाल मेरा काम सिर्फ रिपोर्ट भेजना है, फैसला आपने करना है। मैंने रिपोर्ट में 20,000 कंबलों की फरोख्त का भी तफसीली जिक्र किया। मैंने अपनी डाक के मखसूस थैले को बंद करके ताला लगाया और उसे अपने सामने सिफारती डाक के थैले में रखवा कर सिफारत खाने में बैठ रहा। जब सिफारत खाने की गाड़ी डाक लेकर एयरपोर्ट जाने लगी तो मैं भी एयरपोर्ट जाने का बहाना करके उसी गाड़ी में एयरपोर्ट जा पहुंचा और अपने सामने डाक कार्गो सेक्शन के हवाले करवाई। भारतीयों से तो खैर की तवक्को ही अबस थी, लेकिन अपनों का रवैया देखकर मेरा दम घुटने लगा था। एयरपोर्ट से वापसी पर मैं अपने होटल चला गया, जहां महाजिरों के अलावा एम्बेसी का वायरलेस ऑपरेटर भी एक कोने में बैठा मेरा मुंतजिर था। ये वही शख्स था जिसके मुतालिक मेरे महकमे ने खुफिया खत में अपना आदमी होने का लिखा था। मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। कुछ रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने उसे महकमे का खत दिखाया। खत देखने के बाद तो वो फट पड़ा और उसने मेरे खिलाफ होने वाली अपनों की 2 ऐसी खुफिया साजिशों का बताया कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बताया कि सफीर साहब ने एक पैगाम वजारत खारजा को ट्रांसमिट करवाया है कि मैं सिफारत खाने के सरकारी कामों में दखल अंदाजी कर रहा हूँ और महाजिरों को सिफारत खाने पर हमला करने और सिफारती नुमाइंदों को हलाक करने की तरगीब दे रहा हूँ। इस काम के लिए मैं भारत से बहुत सारे रुपए भी लाया हूँ और महाजिरों में तकसीम करके उन्हें अपना हमनवा बना रहा हूँ। सफीर ने सवालिया निशान के साथ ये लिखा है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि भारतीय हुकूमत ने मुझे ये रुपया इस काम के लिए दिया हो। दूसरी साजिश ये बताई कि सफीर ने 2 नेपाली जराइम पेशा अफराद को घर पर बुलाकर कुछ हिदायत दी हैं। हिदायत क्या हैं उसका तो इल्म नहीं, लेकिन आज जब आप सिफारती डाक वाली गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन दोनों नेपालियों ने सेकंड सेक्रेटरी के कमरे से निकलकर आपकी खुफिया तौर पर तस्वीरें उतारी थीं। उन्हें तस्वीरें उतारते मैंने खुद देखा है। चूंकि आपके मुतालिक मुझे महकमे से हिदायत मिल चुकी हैं, इसलिए मैं आपको इन बातों से आगाह करने चला आया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे होटल की पिछली जानिब से वापस भेज दिया। नेपाली जराइम पेशा अफराद का सफीर से मिलना और मेरी तस्वीरें उतारने का मकसद वाज़े था कि मुझे बेखबरी में हलाक कर दिया जाएगा। अपनी धांधलियों पर पर्दा डालने के लिए सफीर को सिर्फ यही रास्ता नजर आया था कि मुझे रास्ते से हटा दे। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि इन साजिशों की तफसीली रिपोर्ट पाकिस्तान ट्रांसमिट करवा दूंगा, लेकिन फौरन ही दूसरी सोच आई कि सिफारत खाने के ट्रांसमीटर का राब्ता सिर्फ पाकिस्तानी वजारत खारजा से था और वजारत खारजा से होकर ही मेरे महकमे से मुतल्लिका रिपोर्ट्स मेरे महकमे को भेजी जाती थी। बराह रास्त महकमे से कोई राब्ता न था। अगली डाक जाने में बहुत दिन पड़े हुए थे। मैं अपने और अनजाने दुश्मनों में घिर चुका था। जब कोई दुनियावी रास्ता नजर न आए तो इंसान रब्बे जलील से रुजू करता है जो हर शय का मालिक और खालिक है और हर शय पर कादिर है। उसी ज़ाते पाक की रहमत पर पूरा यकीन इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल देता है। मैंने भी अपने खालिक हकीकी से मदद मांगी और इन मुश्किलात का खुद ही सामना करने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि मेरी भेजी गई रिपोर्ट्स की रोशनी में मेरा महकमा मेरे खिलाफ सफीर की रिपोर्ट को चीथड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देगा। बहरहाल अब मैं चौकन्ना रहने लगा और हमेशा 3-4 हमदर्द महाजिरों के साथ ही बाहर निकलता। सिफारत खाने जाना भी मैंने बहुत कम कर दिया था।